हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीपीएससी के द्वारा निकली है एक न्यू वैकेंसी, टीचिंग वैकेंसी है स्पेशली। ठीक है, सो यूपी में निकली हुई है, यूपीपीएससी के द्वारा यूपीएससी लेक्चरर की वैकेंसी निकली हुई है। सो कंप्लीट यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कि इसमें एज लिमिट क्या है, ओटीआर क्या होता है, ओटीआर कैसे करना है, ओटीआर में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपको कैसे करना है। ठीक है, जो आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं वो 12 अगस्त से हो चुके हैं और 12 अगस्त के शाम को ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिक्लेयर हुआ था। एंड कुछ रीजन्स की वजह से मैं एक दिन डिले हो गई हूँ वीडियो बनाने में, बट इतना मैं कहती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस वैकेंसी के बारे में सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो एज लिमिट और इसके अलावा आपका सिलेबस वगैरह सब कुछ, एग्जाम पैटर्न सब कुछ, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका ये जो वैकेंसी है टीचिंग वैकेंसी है, यूपी में निकली हुई है। ठीक है, और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहे हैं 12 अगस्त से। और सबसे पहले देखो, मैं आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी बता देती हूँ, जिससे अगर कोई पर्सन ऐसा है जो इस एलिजिबिलिटी में नहीं, इस एलिजिबिलिटी को अगर नहीं कंप्लीट कर रहा है तो वो इस वीडियो को ना देखे, है ना। तो देखो, यहाँ पर जो है आपके पास एक तो पीजी होना चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। आप जिस सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपके पास पीजी होना चाहिए, प्लस बीएड मैंडेटरी है, बीएड आपका जरूर होना चाहिए। ठीक है, बस ये दो चीज़ आपको चाहिए। आप जिस सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ साथ आपकी बीएड होनी चाहिए, तभी आप इस यूपी लेक्चर की जो टीचिंग वैकेंसी है इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 12 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, और ओटीआर के बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी जो लास्ट डेट है वो 12 सितंबर है, यानी कि पूरा एक मंथ आपको मिल रहा है। तो आराम से आप अच्छे से फॉर्म भर देना, ज़्यादा डिले भी मत करना, क्योंकि ये जो साइट है इनकी, ठीक है, जो भी अभी जो यूपीआईटी का नोटिफिकेशन निकला था, जिन्होंने फॉर्म फिल किया होगा उन्होंने देखा होगा कि कितनी मतलब बहुत ज़्यादा इस ये जो इनकी वेबसाइट है इसमें बहुत ज़्यादा ग्लिच आ रही है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल इशू होता है। तो टाइम टेकिंग है आप इसमें फॉर्म फिल करना। तो आराम से आप जो है इसमें अपना फॉर्म फिल करिएगा। इसकी जो करेक्शन डेट है वो 19 सितंबर है, बट मैं आपसे कहूँगी कि आपको करेक्शन करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए अच्छे से ध्यानपूर्वक अपना जो है फॉर्म फिल करना। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं ओटीआर की। तो देखिए, यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करने से पहले आपको ओटीआर करना होगा। ठीक है, ओटीआर क्या होता है, तो ओटीआर में आपकी जो डिटेल्स हैं वो ले ली जाएंगी। ठीक है, जो भी बेसिक डिटेल्स होती हैं, और अगर आप एक बार ओटीआर कर लेते हैं तो फिर फॉर्म फिल करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन आप ओटीआर में फिल करते हो, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो डायरेक्टली वो चीज़ जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो सभी आपकी वहाँ पर शो कर रही होंगी, है। तो यहाँ पर ओटीआर नंबर आपके लिए प्राप्त करना पहले जरूरी है। देखो, अगर इससे पहले आप ओटीआर कर चुके हो, है ना, इससे पहले आपने यूपीपीएससी में अभी अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया है तो ऑब्वियस है कि आपने ओटीआर जरूर करवाया होगा। अगर आपका ओटीआर हो चुका है और अगर ओटीआर हो चुका है तो ओटीआर नंबर आपको मिल गया होगा। अगर ओटीआर नंबर आपके पास है तो आपको दोबारा से ओटीआर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप न्यू हैं, आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ओटीआर करना है। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट से ओटीआर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो 72 घंटे पहले आपको ओटीआर करना होगा, देन आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो ये है ओटीआर का प्रोसेस। आपको सबसे पहले ओटीआर करना है। अगर आप न्यू हैं तो उसके बाद आप फॉर्म फिल करने जाएंगे। लेकिन अगर आप ओल्ड हैं, आपने पहले कभी ओटीआर कर रखा है, तो आप जाएंगे तो आप डायरेक्टली फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म फी के बारे में। तो फॉर्म फी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जो है यूआर कैटेगरी से या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपकी जो फॉर्म फी है वो 125 रुपये है, और अगर आप एससी एसटी से हैं तो 65 रुपीज़ आपके फॉर्म फिल करने में लिए जाएंगे। अगर आप पीडब्ल्यू कैटेगरी से हैं तो 25 रुपीज़, और बूथ प्रूफ सैनिक हैं तो 65 रुपीज़ आपसे लिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी यहाँ पर निकली हुई है। टोटल वैकेंसी कितनी है, हालांकि ये एक सेकेंड यहाँ पर बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी की। कहाँ पर दे रखा था, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये जाएंगे हम नीचे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। देखो, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, लेकिन वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप ये देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी निकली हुई हैं। तो वर्तमान में देखिए यहाँ पर फीमेल और मेल दोनों की अलग अलग निकलती हैं। तो रिक्तियों की कुल संख्या है 1471, यानी कि 1471 आपकी वैकेंसी है, जिसमें मेल की आपकी 777 है और फीमेल की वैकेंसी 694 है। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी मैंने आपको बता दी है। बाकी सब्जेक्ट वाइज भी अभी हम यहाँ पर देखेंगे, इंग्लिश में कितनी है, हिंदी में कितनी है, मैथ्स में कितनी है, ये भी मैं आपको अभी डिटेल में बताऊँगी। ठीक है, तो लेवल 8 की यहाँ पर आपको सैलरी मिलती है, तो सैलरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका एज लिमिट। तो एज लिमिट की देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपकी जो एज है वो 21 से 40 होनी चाहिए। कितनी, 21 से 40 होनी चाहिए, यानी कि 21 से कम नहीं होनी चाहिए, 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहें एज रिलैक्सेशन की, तो देखो यहाँ पर जो आपके एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं ना, और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, अगर आप इन तीनों कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल का जो है एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, यानी कि आप 45 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 40 साल तक ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। ओके, अगर आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं तो आप जो है 55 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और 15 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो आपका है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट
किस सब्जेक्ट के लिए आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो देखो जो मैंने आपको कॉमन बताया वो तो होना ही चाहिए, जैसे कि आप हिस्ट्री से बनना चाहते हैं तो हिस्ट्री आपका हिस्ट्री से पीजी होना चाहिए और प्लस बीएड होना चाहिए, ठीक है। यही चीज़ें हैं आपका। देखो अगर फर्स्ट नंबर पर हम बात करते हैं तो प्रवक्ता बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। लेक्चर को आपको पता होगा। पुरुष और महिला देखो समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, इन सभी सब्जेक्ट के लिए अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इन सभी सब्जेक्ट में जैसे गणित से करना चाहते हैं तो गणित में आपका पीजी होना चाहिए, यानी कि गणित से आपने एमएससी एमए कुछ जो भी है वो कुछ भी किया हो, ठीक है। मोस्टली एमएससी होगा, ठीक है। भारत में विधि द्वारा किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो स्नातकोत्तर मतलब पीजी, और उसके बाद दूसरा आपका लिखा हुआ है बीएड, तो बीएड और पीजी इन सब्जेक्ट में होना चाहिए, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ऐसे ही आपको देखो अगर आप हिस्ट्री का बनना चाहते हैं तो हिस्ट्री का भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि, यानी कि इनमें से किसी एक में आपके पास क्या होनी चाहिए, पीजी होना चाहिए, उसके साथ बीएड होना चाहिए। नेक्स्ट बायोलॉजी की बात करते हैं तो आपका बायोलॉजी के लिए देखो क्या है, बायोलॉजी के लिए आपका या तो वनस्पति विज्ञान होना चाहिए या फिर जंतु विज्ञान, यानी कि इन दोनों में से किसी एक विषय में आपके पास पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, तो आप भर पाएंगे लेक्चर के लिए, ठीक। नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी के लिए देखो क्या है, हिंदी वाले बहुत ध्यान से देखना, हिंदी वालों के लिए कहा गया है कि आप किसी विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, यानी कि पीजी होना चाहिए एक तो आपका, ठीक है, पीजी होना चाहिए हिंदी विषय में, और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ कला में स्नातक, समझ रहे हो। मतलब आपकी ग्रेजुएशन ड्राइंग के साथ होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में आपके पास ड्राइंग होनी चाहिए अगर आप हिंदी से बनना चाहते हैं, और पीजी में यानी कि जो एमए अगर आपने किया तो एमए में आपके पास हिंदी होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा बीएड तो आपके पास मैंडेटरी है। नेक्स्ट उर्दू की बात कर लेते हैं तो सिर्फ उर्दू में आपका पीजी होना चाहिए एंड देन आपका बीएड। संस्कृत की बात कर लेते हैं तो संस्कृत के लिए आपका सिंपल वही है, संस्कृत होना चाहिए, ठीक है, और पीजी संस्कृत से एंड बीएड होना चाहिए, ठीक। तो ये सारे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट वाइज थे। आपको पता चल गया होगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। आयु सीमा का देखो मैंने आपको बता ही दिया है ना, देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है 1 जुलाई को 21 साल की आयु हो जानी चाहिए। 1 जुलाई को आपकी उम्र जो है 21 साल की कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और जो बीए जो आपका पीजी और बीएड है ना, ये आपके बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। बहुत से लोग मतलब ये सोच रहे होंगे कि हम बीएड अपीयरिंग है यानी कि फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है तो क्या भर सकते हैं, नहीं भर सकते हो। बिल्कुल बीएड कंप्लीट होना चाहिए, बिल्कुल आपका बीएड का रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे, ठीक है। सो एज लिमिट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, क्या क्या रिलैक्सेशन है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है, तो अब दोबारा से हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है देखो यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस 2 एग्जाम होते हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो अब आप जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे ना तब आप मेंस में जाओगे, ठीक है। अगर आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाओगे तो आप मेंस में नहीं जा पाओगे, ठीक। सो अब पहुँचते हैं यहाँ पर, ये है आपका पैटर्न, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं प्रीलिम्स की। देखो प्रीलिम्स सबको देना है, ठीक है, सबको ही देना है ऑब्वियस है। तो यहाँ पर देखो प्रारंभिक परीक्षा में क्या आएगा, एक तो आपका जीएस आएगा, दूसरा आपका क्या आएगा, दूसरा आपका यहाँ पर आएगा आपका सब्जेक्ट, यानी जैसे आप हिंदी से भर रहे हो तो हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, मैथ से भर रहे हो तो मैथ के क्वेश्चन आएंगे, साइंस से भर रहे हो तो साइंस के क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो पहला जीएस सबके में आएगा, चाहे आपके पास हिंदी हो, मैथ हो, साइंस हो, कुछ भी हो, ठीक। तो इसमें जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसके 2 पार्ट होंगे, मतलब 2 पार्ट में रहेगा वो, एक पार्ट में आपका जीएस, दूसरे पार्ट में आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो जो आपका जीएस है उसके कितने क्वेश्चन होंगे वो देख लो। तो जीएस के आपके 40 क्वेश्चन होंगे और आपका जो सब्जेक्ट है उसके आपके 80 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से 80 और 40 टोटल 120 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, जो कुल 300 अंकों का होगा। और जो उसका मार्क्स है वो आपका टोटल कितना रहेगा, 300 नंबर के रहेगा, और टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे, ठीक है। तो ये तो रहा आपका क्राइटेरिया। और देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर, तो आपको 35% प्रीलिम्स में लाना मैंडेटरी है, यानी कि इससे कम अगर आप लेके आते हो तो आप आउट हो जाओगे, ठीक है। यानी कि इससे तो आपको ऊपर ही लाना है। और ऐसे अगर मैं अदर कैटेगरी की बात करती हूँ, ओबीसी हो या जनरल हो, इनके लिए ये जो क्राइटेरिया रखा गया है प्रीलिम्स में वो 40% रखा है कि मिनिमम क्राइटेरिया, यानी कि इतना क्राइटेरिया आपको, इतने मार्क्स तो आपको लेकर आने ही आने हैं, ठीक है। तो 300 का आप अगर 40% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 120 हो जाएगा। तो 120 नंबर तो जनरल ओबीसी वालों को लाने ही लाने हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आप मतलब स्टूडेंट किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं, कितने फॉर्म फिल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितनी जाती है वो बात की बात है, लेकिन ये मिनिमम क्राइटेरिया आपको जरूर फुलफिल करना है, ठीक है। यहाँ पर जीएस का आप जो है सिलेबस देख सकते हैं कि जीएस का सिलेबस क्या रहने वाला है। नॉर्मल जनरल साइंस आ जाएगी, आपकी हिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। हिस्ट्री के बाद आपकी इकोनॉमी भी है, यहाँ पर इकोनॉमी है, कॉमर्स है, जो भारतीय कृषि वगैरह है उसके बारे में बताया गया है। आपका ज्योग्राफी है, देखो भारत का भूगोल भी है, विश्व का भूगोल भी है। तो जो आपका जीएस है उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। आपका सामान्य बौद्धिक तार्किक क्षमता यानी कि जिसको हम रीजनिंग कहते हैं वो भी आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रारंभिक गणित, यानी कि थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है 8th लेवल तक का जो है आपको मैथ्स आता है, बहुत बेसिक सा मैथ आएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपको उसके भी देखने को मिलेंगे, एनवायरनमेंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये सारा आपका जीएस का है। जीएस के बाद अब आपके आता है जो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। तो उसमें देखो अब बात कर लेते हैं मेन सब्जेक्ट की, ठीक है। तो मेन सब्जेक्ट का आपका जो सिलेबस वगैरह है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों का सिलेबस सेम है मेन सब्जेक्ट के लिए। इसके लिए मेन सब्जेक्ट के लिए जैसे मैथ का
आपका जो सिलेबस है वो प्रीलिम्स के लिए सेम, प्रीलिम्स के लिए भी सेम है और मेंस के लिए भी सेम है, ठीक है। ऐसे ही आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उनका प्रीलिम्स और मेंस का सब्जेक्ट जो सिलेबस है, सिलेबस का जो टॉपिक है वो बिल्कुल सेम रहेगा, एज इट इज़ वही आपको तैयार करना है। बस फ़र्क इतना है कि जो प्रीलिम्स है आपका वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव मतलब OMR पे आपको गोले फिल करने होंगे, और जो मेंस होगा वो आपका रिटन होगा, यानी कि आपको उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं मेंस के एग्जाम की। तो मेंस के एग्जाम में आपका दो प्रश्न पत्र यहाँ पर भी रहेंगे। पहला आपका रहेगा सामान्य हिंदी और निबंध। ये पहला जो रहेगा ना ये सबके लिए होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मेंस देखो, प्रीलिम्स में भी आपकी दो चीज़ आ रही थी, GS आ रहा था और आपका मेन सब्जेक्ट आ रहा था। मेंस में भी आपके दो चीज़ें आ रही हैं, दो पेपर होंगे, एक तो आपका सामान्य हिंदी और निबंध का होगा और दूसरा आपका सब्जेक्ट रहेगा। समझ आ गया, ठीक है। तो पहला देखो, जो आपका जो पहला वाला होगा सामान्य हिंदी और निबंध, वो आपका 2 घंटे का होगा और अंक आपके 100 नंबर रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। और जो आपका सब्जेक्ट है वो 3 घंटे का रहेगा, 300 नंबर का रहेगा। तो आई होप कि ये यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं प्रथम प्रश्न पत्र, यानी कि जो आपका मैंने अभी आपको बताया ना, ये हिंदी और सामान्य निबंध, उसका सिलेबस क्या है। तो ये आपका निर्धारित अंक 50, यानी कि उसमें भी हिंदी में भी आपके 2 पार्ट्स हैं। एक तो मैंने आपको सामान्य हिंदी बताया था, एक मैंने आपको हिंदी निबंध बताया। देखो ये भी बताया ना, ये देखो ये यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, सामान्य हिंदी और निबंध, ठीक है। तो इसी में आपका देखिए यहाँ सामान्य हिंदी आपकी 50 नंबर की आएगी, 100 नंबर का था टोटल, 50 नंबर की सामान्य हिंदी है और 50 नंबर का आपका हिंदी निबंध है। सामान्य हिंदी में हिंदी व्याकरण आएगा, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ठीक है, गद्यांश आ जाएगा, वर्तनी, रूप, संधि, समास, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। और निबंध में क्या आ जाएगा, तो देखो इसमें आपको एक निबंध लिखना होगा। आपको बहुत सारे यहाँ पर ये आप देख सकते हैं टॉपिक दे रखे हैं, इनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना होगा। शब्द सीमा कितनी होगी, वर्ड लिमिट आप देख लीजिए, 1000 शब्द का निबंध आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये कुछ टॉपिक आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के। जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनका क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या सिलेबस है वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो ऑप्शनल की वो देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन है, क्या है। तो टोटल जो क्वेश्चन है आपके वो 20 पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे, चॉइस नहीं है, ठीक है। 20 में से 20 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ये पार्ट्स में डिवाइड रहेंगे, ठीक है। 3 खंड यानी कि 3 सेक्शन आपके पास रहेंगे इसमें, खंड A, खंड B और खंड C, ठीक है। तो पहला जो खंड A होगा ना, उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको जो है सामान्य उत्तरी प्रश्न, जिसमें वर्ड लिमिट होगी 250 और हर क्वेश्चन के लिए आपको 25 अंक यानी 25 मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका होगा ना पार्ट, उसमें आपके जो प्रश्न रहेंगे वो आपके रहेंगे लघु उत्तरी, यानी कि वेरी शॉर्ट रहेंगे और 150 वर्ड्स में आपको इनका आंसर देना होगा, ठीक है। और 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। यहाँ पर देखिए सेक्शन C आपके इससे टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये वेरी शॉर्ट होंगे, यानी शॉर्ट से भी वेरी शॉर्ट जो होते हैं ना, बिल्कुल एक वर्ड में आपको जिसका आंसर देना होता है, ठीक है। लगभग एक वर्ड में नहीं है, ये मैं गलत समझ गई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका जो वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड मिनिमम आपका होना चाहिए। तो 50 वर्ड में कुछ नहीं है, आपका बहुत आधा पेज भी होगा मुश्किल से, ठीक है। तो और हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 10 मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। बाकी अब देखो यहाँ पर आपका सिलेबस दे रखा है, हिंदी का सिलेबस दे रखा है, जो ये सब्जेक्ट वाइज है, ये सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है, ठीक है। जो मेन सब्जेक्ट आपको अपने लिए पढ़ना है वो सिलेबस है। तो ये हिंदी का है। फिर देखो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है, आप फिजिक्स का सिलेबस देख सकते हो, ठीक। एंड उसके बाद आप यहाँ पर देखिए ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक। एंड इसके बाद आपका यहाँ पर आता है ये केमिस्ट्री का ही है अभी, ठीक। अब आपका बायोलॉजी का आ गया, जीव विज्ञान का सिलेबस आ गया ये, ठीक। जीव विज्ञान के बाद ये सारा जीव विज्ञान का ही सिलेबस है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं मैथ्स का सिलेबस आ गया, रिलेशन, फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है इसमें, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है और वेक्टर वगैरह है इसमें, ठीक है। रिमान इंटीग्रेशन है। तो ये सारा आपका किसमें आ जाएगा, ये सारा आपका मैथ्स का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद संस्कृत का सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं, ये संस्कृत का सिलेबस है कंप्लीट, ठीक है। ये वाला पूरा संस्कृत का है। एंड देन ये आपका जो सिलेबस है, ये देखो ये आपका यहाँ पर पॉलिटी का सिलेबस है, नागरिक शास्त्र आप देख सकते हैं, ठीक है। और इससे ऊपर जो था ये अर्थशास्त्र का सिलेबस है। एंड फिर उसके बाद हम बात करते हैं ये जो सिलेबस है आपका भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का सिलेबस है, यहाँ से ज्योग्राफी का है सिलेबस है। ये हिस्ट्री का सिलेबस है कंप्लीट आपका, ठीक। एंड ये आपका यहाँ से उर्दू का सिलेबस है। तो कंप्लीट सिलेबस ही आपका दे रखा है। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर आपका डाल दूँगी, ठीक है। तो ये मैंने कंप्लीट आपको बता दिया क्या क्या है। आई होप कि अब आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है ना, उसमें आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और मेंस में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको देखो पैटर्न बता दिया, प्रीलिम्स मेंस बता दिया, मैंने आपको सिलेबस भी दिखा दिया, मैंने आपको नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है वो बता दिया, एज लिमिट बता दी, एलिजिबिलिटी बता दी, सैलरी बता दी। अब आपका जो रह गया है वो है वैकेंसी। तो एक बार मैं आपको आपके सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है वो थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देती हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी विषयवार यहाँ पर दे रखी हैं। तो अंग्रेजी में कितनी है ये आप देखिए, ठीक है। टोटल पदों की संख्या है। इंग्लिश में टोटल जो वैकेंसी है, टोटल जो आपकी टोटल वैकेंसी आपकी 100 है, जिसमें से UR की 34 है, OBC की आपकी 18 है,
उसके हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो सारी। मैं हर एक बताऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। इकोनॉमिक्स में देखो टोटल जो है 41 है, इतिहास यानी हिस्ट्री में 41 है, और उर्दू में आपकी 27 है, मैथ्स में आपकी 94 है, फिजिक्स में आपकी 86 है, केमिस्ट्री में आपकी टोटल 85 है, एंड बायोलॉजी में आपकी यहाँ पर टोटल 73 है, ज्योग्राफी में 38 है, संस्कृत में 36 है, ये आपका सिविक्स यानी कि पॉलिटी में आपका 51 है, समाजशास्त्र में आपका 23 है, हिंदी में आपका टोटल जो वैकेंसी है वो 82 है। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट वैकेंसी, मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। कोई डाउट है ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।